लास्ट हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में ये पढ़ चुके थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। और मैंने बोला था कि ये टेक्स्ट गलत नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ एक गलती है, जब भी इंडिया में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लेफ्ट साइड वी कीप इंडिया एंड राइट साइड वी कीप वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, चाइना, रशिया, जापान एंड ऑल दैट। व्हाट इट क्लियर? यूएन मेंबर तो है फ्रांस, हालत खराब है फ्रांस की बेसिकली। तो अब आप इंडिया को कृपया करके अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ना बोलें। व्हाट इट क्लियर? चंद्रयान भी अब लॉन्च हो चुका है। व्हाट इट क्लियर? तो आप इसे क्या बोलेंगे? वी आर अ डेवलप्ड इकोनॉमी नाउ। गॉट इट क्लियर? चलिए, सो हम कैपिटलिज्म सोशलिज्म पढ़ रहे थे। सर वो भी टाइप्स था, ये भी टाइप्स है, तो दोनों में फर्क क्या है? जब हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग की बात करते हैं या डेवलप की बात करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट किया गया है। When we talk about children, capitalism, socialism and mixed economy, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है। आई रिपीट, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है। गॉट इट क्लियर? जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। चलें आगे। तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? प्राइवेट प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे बच्चों जो नेपाल गए होंगे, और अगर आप एक इंडियन हैं और आप नेपाल जाते हैं, तो नेपाल में आपको एक जमीन बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपके पापा ने सोचा इसको खरीद लें, पैसे भी उनके पास हैं 10 गुना उससे ज्यादा, बट स्टिल वो खरीद नहीं सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि उनके पास नेपाल का रेजिडेंशियल सिटीजनशिप स्टेटस नहीं है। तो वहां का सिटीजन खरीद सकता है, आप नॉन नेपाली हैं तो आप परचेज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि नेपाल में सिर्फ और सिर्फ नेपाल के लोग तो खरीद सकते हैं, बट बाहर वाला कोई भी नहीं खरीद सकता। तो यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, यू कैन बाय फ्लैट, हाउस, लैंड, एनीथिंग व्हाट यू फील लाइक। क्या यहाँ पे सारी चीजें बच्चों सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीद सकती है? नो, हम आप जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। तो वी हैव अ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वी डू नॉट हैव एनी राइट, वी हैव अ राइट। तो अगर बोला जाए कि हम इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं कर सकते, ना घर खरीद सकते हैं, ना जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आर इकोनॉमी इज नॉट कैपिटलिस्टिक, इट इज सोशलिस्टिक। नॉट कैपिटलिस्टिक, इट इज सोशलिस्टिक। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक लैंड, फैक्ट्री, माइन, मशीन, कुछ भी कैन ऑल्सो बी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी। समझे बात को? यस और नो चलन? पक्का? बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। वहां पे सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, गवर्नमेंट नहीं बोलते, उसको स्टेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट वर्ड अगर यूज कर लिया तो इसका मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट तो बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गई। कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बीजेपी वाले ले जाएंगे, पार्लियामेंट हमारा है, हम लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। द वर्ड इज स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट एक बड़ा शब्द है, गवर्नमेंट तो रूलिंग अथॉरिटी को बोलते हैं। तो स्टेट के अंदर एज पर पार्ट 3 आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सारे गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह सब आ जाते हैं। तो स्टेट वर्ड इज मच बिगर देन द वर्ड गवर्नमेंट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब मी एंड यू कैन ऑल्सो परचेज लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। हाँ बोलिए मोहन जी। We cannot buy any land or property outside our state, like Nepal, you have said. नहीं, हाँ नहीं, कौन सा स्टेट? अब यहाँ पे स्टेट अगर तुम यूपी बोल रहे हो, हाँ दूसरी कंट्री में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बट ये कंट्री टू कंट्री रूल डिफर करता है। कनाडा में ऐसा नहीं है, आप खरीद सकते हो। So Nepal people आप also. गल्फ कंट्रीज में दुबई में खरीद सकते हो, मस्कट में नहीं खरीद सकते। व्हाट इट क्लियर? नेपाल में देयर आर रूल्स। अगर आप इंडियन हिंदू हैं तो दे अलाउ, अगर आप इंडियन हिंदू हैं तो दे अलाउ। बट अगर आपके दादाजी ब्रिटेन में रहे, आप भी वहीं पैदा हुए, तो आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो शायद वो आपको अलाउ ना करे। गॉट इट क्लियर? तो ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। लाइक इंडिया में भी अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, और आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक घर खरीदना है, आप नहीं खरीद सकते। तो वहां पे रूल इसलिए ऐसा बनाया गया है कि कोई हिमाचली ही हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदेगा। क्योंकि अगर बाहर वाले लोगों को अलाउ कर देंगे तो लोग ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीद के वहां होटल बना देंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां का जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए भीड़ को कम रखने के लिए कुछ स्टेट्स ने इंडिया में ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं। यूपी में ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप आइए और यूपी में आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। हिल स्टेशंस में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे वहां के लोग ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। तो यू कैन से कि ये सोशलिस्टिक व्यू है, ये कैपिटलिस्टिक व्यू
नहीं है। तो बच्चों प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया? एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे कश्मीर में पहले था कि कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन अभी खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो धारा 370 की वजह से नहीं था? आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पता है क्या बोलता है? सर्टेन राइट्स एक्सक्लूसिवली मेंटेन्ड फॉर द यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल अदर एरियाज विच द गवर्नमेंट कैन स्पेशली नोटिफाई। इतनी बातें समझ में आ गई? तो जितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको कुछ खास बेनिफिट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट से गवर्नड स्टेट्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट ने उनको गोद ले लिया है। वहां नेतागिरी कम है, वेलफेयर ज्यादा है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जहां तक वंश हम लोग बात करते हैं, वहां पे लॉजिक पहले था कि कोई भी नॉन कश्मीरी, नॉन जम्मू में रहने वाला रेजिडेंट प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। गॉट इट क्लियर? अभी अगर आर्टिकल 370 वहां से हटाया भी जा चुका है, तो आर्टिकल 370 का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो सकता है आर्टिकल 370 हटने के बाद भी ये रूलिंग कंटिन्यूड हो। अब हिमाचल प्रदेश में तो कोई आर्टिकल 370 नहीं है, बट स्टिल आप शिमला में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। हाँ, अब हो सकता है कि शिमला के बहुत आउटर में जाके कोई फ्लैट अपार्टमेंट कोई बिल्डर बना रहा है, उसने स्पेशल परमिशन ले ली कि भाई मेरे 500 फ्लैट हैं, बाहर के लोगों को खरीदने की परमिशन दी जाए, तो गवर्नमेंट ने हो सकता है परमिशन दे दी। बट आर्टिकल 370 के बाद ही ये परमिशन लागू हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 370 का मतलब यहां पे अब हम इसको भी यूनियन टेरिटरी के अलावा एक स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। इसीलिए लद्दाख को एक स्टेट बना दिया गया और श्रीनगर को एक बना दिया गया। गॉट इट क्लियर? बट अभी भी हम उसको यूनियन टेरिटरी ही बोलते हैं। खोपड़े में बात गई? गॉट इट क्लियर? बट अभी भी वहां पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ये जो बड़े बड़े ताज वगैरह होटल ग्रुप्स हैं ये परचेज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल ओके सर। 370 से कंफ्यूज नहीं होना है लोगों को। इट डजंट मीन कि जहां पे आर्टिकल 370 लग गया वहां प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदेंगे। आर्टिकल 370 लग गया मतलब प्रेसिडेंट ने गोद ले लिया, एक तरह से आप बोल सकते हो। और आर्टिकल 370 हट गया तो नॉर्मल किसी दूसरे स्टेट एमपी बिहार की तरह वो भी बन गया। ओके, समझ में आ गई ये बात भाई? यस सर। कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी प्रॉपर्टी का कोई भी लीगल एयर नहीं होता बच्चों, और उस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी किसी को देनी है, तो वो क्या करेगा? लीगली एक वसीयत या विल बनाएगा। यस और नो? इस पर्सन ने अगर विल नहीं बनाई तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसके हिस्से चली जाती है? गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? एस्कीट। एस्कीट नहीं, एस्कीट। क्या बोलते हैं? एस्कीट। पहली बार एस्कीट का क्वेश्चन आईएससी 2001 के पेपर में पूछा गया था, और इंडिया में बच्चों मैक्सिमम लोग इस आंसर को लिख ही नहीं पाए थे। क्यों? उनको पता ही नहीं था होता क्या है। क्योंकि पता कहां पे करवाया गया था? जब वो 11th में पढ़ रहे थे। 11th में ध्यान दिया ही नहीं। 2 नंबर का मल्टीपल चॉइस तो नहीं आता था उस जमाने में, शॉर्ट आंसर आते थे, छोड़ के चले आए। बट अगर किसी इंसान को बुलाया गया कि तुम्हारे ऊपर केस है और कोर्ट में आके अपना साइड रिप्रेजेंट करो, दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? फोरफीचर। उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है अगर वो कोर्ट में नहीं आता। तो आईसी 2001 में पूछा गया था फोरफीचर और एस्कीट में डिफरेंस क्या है। फोरफीचर तो थोड़ा बहुत कॉमर्स वाले बच्चे लिखा है क्योंकि अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, बट वो आंसर गलत था। ओके, और एस्कीट तो लिख ही नहीं पाए बेचारे। तो मैं फोकस इस बात पे करना चाहता हूं, नो डाउट 11th और 12th का सिलेबस अलग अलग है चिल्ड्रन, बट कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग आज भी होती है। काफी चीजें 11th की 12th में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि अगले ही साल पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, काम आएगा। So if there is a person like me and I have no legal heir of mine, definitely property will go to whom children? Government. But अगर मैंने will लिख दी कि मेरे सारे 11th क्लास के बच्चों को मेरी प्रॉपर्टी दे दी जाए, तो ये आपको मिल जाएगी। और अगर मैंने कोई गुनाह किया, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और मैं प्रेजेंट नहीं किया अपने आप को, तो कोर्ट ऑर्डर देगा इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? फोर फीचर। सबको समझ में आ गया फोर फीचर का मतलब क्या है? फोर फीचर को 4 फटूरे तो नहीं बोलते? हाँ, नहीं तो छोले भटूरे बेचेंगे आप। समझ में आई बात कि नहीं? तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों
कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है। मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगी, उसके बाद मेरे पोते को जाएगी, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को, फिर ग्रेट 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 ग्रैंड चाइल्ड को, फिर गैलेक्सी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को, समझ में आ गया, फिर प्रो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को, ऐसे जाएगी। बट अगर सोशलिस्टिक सिस्टम है तो किसी की भी प्रॉपर्टी किसी की नहीं होती, वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। समझ में आई बात? ऐसा इसलिए किया जाता है सोशलिस्टिक सिस्टम में ताकि लोग वेल्थ को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट ना कर पाए, बहुत ज्यादा डोमिनेट ना कर पाए। सिंगापुर की कुछ जगहों पे ऐसे लॉज हैं चिल्ड्रन कि 1 फैमिली ऑफ 4 कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 हाउस, कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 हाउस। अब यहाँ पे तो पैसा आया, एक और घर खरीद लिया, फिर आया एक और घर खरीद लिया, कुछ टाइम में प्रॉपर्टी डीलर बन गए। समझ में आ गया? तो इंडिया में कैपिटलिज्म थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा चलता है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस समझ गए? पक्का? पक्का? तो कैपिटलिस्ट में इनहेरिटेंस का राइट है, सोशलिस्टिक में नहीं होता, क्योंकि वहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट किसकी होती है? घर में रहिए, खाना खाइए, सोइए, घूमिए, टहलिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आपके बाद आपके बच्चे वहां पे रहे, उसके बाद जनरेशन मान लीजिए खत्म हो गई, गॉट इट क्लियर? तो हु विल बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट। समझ गए? नेक्स्ट। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बट आपके लीगल एयर्स हैं और आपने विल नहीं बनाई, तो सारे के सारे पहले पटका पटकी लड़ाई कर लेंगे, उसके बाद कोर्ट कचहरी होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, जो मोस्ट इमीडिएट डिपेंडेंट होगा प्रॉपर्टी उसको जाती है। जैसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसकी डेथ पे वाइफ को मिलेगी, वाइफ की प्रॉपर्टी उसकी डेथ पे हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ दोनों कार एक्सीडेंट में पड़ गए, गेम ओवर। तो उनके बच्चों में अगर सन की एज 21 साल से ऊपर है और डॉटर की एज 21 साल से कम है, तो अनमैरिड है मान लीजिए, डॉटर और सन दोनों अनमैरिड है, बट सन की एज 21 साल से ज्यादा है, तो अनमैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी मिलती है एज पर विमेन प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ गया? और अगर मान लीजिए डॉटर की एज 25 साल और उसकी शादी हो चुकी है, बट सन की एज 22 साल है बट उसकी शादी नहीं हुई है, तो प्रॉपर्टी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आधी आधी बेटे और बेटी दोनों को मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो लड़के का शादी ना करना तरसने का मौका नहीं देता, लड़की अगर अनमैरिड है तो कोर्ट ने बोला प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। दोनों 21 साल से ऊपर के हो चुके हैं, प्रैक्टिकली तो 18 होता है बट प्रॉपर्टी के केस में 21 माना गया है लॉ ऑफ मेजोरिटी के सेक्शन को, जो मेजोरिटी की एज डिफाइन करता है। व्हाट इट क्लियर? तो वोट देने के लिए उम्र 21 साल, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 18 साल, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए 21 है। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। पक्का? तो अगर 21 साल से बड़ा लड़का लड़की किसी इंसान के हैं, दोनों की ही शादी नहीं हुई है, तो बराबर से प्रॉपर्टी बटेगी। ओके, दोनों की शादी हो चुकी है तो भी बराबर से ही बटेगी। 21 साल से कम में डिफरेंसेस हैं, 21 साल से ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? तो पहले स्पाउस को मिलती है, फिर अनमैरिड डॉटर लेस देन द एज ऑफ 21 ईयर्स, पहले 18 साल था, ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी बराबर से बढ़ती है। सर चाचा जी को कुछ मिलेगा? हाँ, ठेंगा मिलेगा उनको। ओके, मान लीजिए सर किसी के माता पिता की डेथ हो गई और बच्चे की उम्र 6 साल है, तो उस प्रॉपर्टी पे कोर्ट केयरटेकर अपॉइंट कर देता है, और वो केयरटेकर उस प्रॉपर्टी को जब तक बच्चे की उम्र 21 ईयर्स नहीं हो जाती इस्तेमाल भी अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर सकता। बेचना तो दूर की बात है, किराया भी अगर आ रहा है तो उस पैसे का खर्च सिर्फ और सिर्फ उस छोटे बच्चे के लिए ही यूज होगा बस। अगर मान लीजिए किसी कोई बेटा छोटा तो पापा ने कोई विल बना दी कि हाँ, मेरे जाने के बाद नहीं, तब भी वो विल एक्टिवेट तभी होगी जब बेटे की उम्र 21 साल होगी, उससे पहले नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर हम कानून के हिसाब से डिसाइड कर दें बेटा 6 साल का ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है और उसके पास सारे राइट्स हैं, और चाचा जी बहला फुसला के प्रॉपर्टी बिकवा के पैसा कुछ खा जाए, तो कानून इज देयर टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड एवरीबॉडी। 21 ईयर्स तक कुछ नहीं होगा वहां पे, 21 ईयर्स तक कुछ नहीं होगा। जब उस बच्चे की उम्र 21 साल हो जाएगी उससे पूछा जाएगा भाई अब तुम्हारे अंदर अकल आ चुकी है, बताओ तुम्हें प्रॉपर्टी में रहना है, बेचना है, क्या करना है, यू डिसाइड एज पर योर ओन विम्स एंड फैंसीज। नहीं तो वो इलीगल माना, यहाँ जेल हो जाएगी चाचा जी को। समझ में आ गया? चाचा जी एकदम कंस मामा की तरह बन जाएंगे। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। बच्चों मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया और इस आइडिया को हम कांग्रेस की गवर्नमेंट में SSI बोलते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बीजेपी वालों ने इसको एक नया नाम दे दिया, स्टार्टअप। एक ही चीज है बस, नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ नया नाम दे देते हैं ताकि हमारी सरकार का नाम हो जाए। ओके, आपने सोचा कि हम हेल्दी मोमोज बेचेंगे
और पूरे इंडिया में इसके 5,000 आउटलेट्स खोलेंगे। कितने बच्चों? 5,000। सर ये कैसे मोमोज होंगे? सबसे पहले तो इसमें मैदा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें आटा इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके अंदर बैंगन, गोभी हम नहीं खाएंगे सर। खाएंगे तो आपके रिश्तेदार और पड़ोसी भी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप फ्लेवर्ड इस तरह के ब्रिंजल मोमोज बेच रहे हैं। उसके बाद वो भुट्टे का होता है ना, कुपोषित संतान भुट्टे की, हाँ बेबी कॉर्न, भुट्टे की कुपोषित संतान, पनप नहीं पाया, 2 बूंद जिंदगी की नहीं पिया था बचपन में, गॉट इट क्लियर, उसका मोमोज बेच रहे हैं। उसके बाद मान ली देशी घी में फ्राई किया गया मोमोज है और हेल्दी है, और देशी घी उस वाली गाय का है, गिर गाय नहीं होती जो महंगा वाला 2,000 रुपए लीटर का देशी घी, वो यूज हो रहा है। मान लीजिए मोमोज, आप पपीता मोमोज बेच रहे हैं, मैंगो मोमोज बिक रहा है, अलग अलग तरीके फ्लेवर्ड और पौष्टिक आहार वाले मोमोज बिक रहे हैं। अब आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आइडिया तो बहुत बढ़िया, बिजनेस चलेगा भी, यू आर फ्री टू डू दिस, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा है चिल्ड्रन। सोशलिस्टिक में आप बिजनेस करिए, बट आपके ऊपर हमेशा कौन मंडराता रहेगा? भारत सरकार का डंडा। प्रॉफिट कहने को होगा, सैलरी के नाम पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, मोर मनी विल गो इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट भी उसको वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए खर्च करेगी। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मन करे लीगल होना चाहिए। ये नहीं सर हम एटम बम की फैक्ट्री लगाएंगे, दिवाली में हम चुटपुटिया में एटम बम बना के भेजेंगे, समझा गया? ये आप काम नहीं कर सकते। तो आप रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं अनटिल अनलेस ये किसी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन का मतलब whichsoever type of legal business you wish to do, you are allowed to do so. whichsoever type of profession, whichsoever type of job you wish to, आप ये काम कर सकते हैं। आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी रोक टोक नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपका काम लीगल होना चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग फ्री है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। सर आईफोन का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, मैंने बोला ना लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। किसी के प्रोडक्ट को भी इलीगली बनाना चिल्ड्रन एक गलत काम है, समझे या नहीं समझे? कंफर्म? पक्का? तो बच्चों ये पॉइंट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग लिखते जाइए, क्योंकि हेडिंग्स जब लिखते जाएंगे ना तो आपके सुपर शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे, और जब आपको रिवाइज करना है पेज पलट पलट के आप रिवाइज कर लेंगे। तो एग्जाम में जब पॉइंट लिखने को आएगा तो आपके दिमाग में होगा राइट टू इनहेरिटेंस रेड कलर से इसको शेड किया था, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज ग्रीन से शेड किया था, कलर्स पुट द इम्पैक्ट ऑन ब्रेन। और अंदर तो फ्री टाइम में बैठ के रीडिंग करिए, मेरी बकवास आप सुन ही रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में डेटा चला जाएगा, बढ़िया फ्लेयर ऑफ राइटिंग है, नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो पॉइंट्स साथ साथ जरूर लिखते जाइए, नोट्स बनाने की टेक्निक होनी चाहिए। बी क्विक चिल्ड्रन। Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। आपने बच्चों सिविक्स में एक शब्द सुना होगा, क्या था शब्द? पॉवर्टी, सॉवरेनिटी। क्या मतलब होता है सॉवरेनिटी का? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, क्या मतलब होता है इसका? अरे सिविक्स नहीं पढ़ी? सिविक्स नहीं पढ़ी? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, क्या मतलब होता है इसका? सर गूगल कर लीजिए एक बार, गूगल करिए। तो सॉवरेन शब्द का मतलब अंग्रेजी में हो गया इंडिपेंडेंट, और कानून की भाषा में, पॉलिटिकल सिस्टम में, सिविक्स की भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में इसके मल्टीपल सिनोनिमस मीनिंग्स हैं, और जिसमें सबसे क्लोज मीनिंग होता है ऑटोनॉमस, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। इंडिपेंडेंट इज एन इजी वर्ड बेसिकली, गॉट इट क्लियर? तो अगर थोड़ा टफ बोलना है तो ऑटोनॉमस बोल लीजिए, आसान बोलना है तो इंडिपेंडेंट। मैं अपना घर किसी को भी बेच सकता हूं, बट अगर वो घर किराए का तो भी बेच सकता हूं, तब नहीं बेच सकते। तो आई एम लिविंग इन अ सॉवरेन स्टेट। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब यही है। क्या जरूरी है कि जियो ने अगर 399 का 84 डेज का प्लान लॉन्च किया बच्चों, और आपने पिछले 2 साल से रिलायंस जियो इन्फोकॉम का रिचार्ज किया, तो जिंदगी भर इन्हीं का रिचार्ज करना पड़ेगा? नो, यू कैन स्विच टू एयरटेल अगर आपको उसकी सर्विसेज बेटर लग रही है, यू कैन स्विच टू वोडाफोन आइडिया, जिसका मन करे वो लो। तो हेयर कंज्यूमर हैज अ चॉइस, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। व्हाटसोएवर ही और शी प्रेफर्स कैन गो फॉर। बट अगर हम बात करें सोशलिस्टिक की, तो वहां पे आपको वही चीजें लेनी पड़ेंगी जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर बच्चों प्राइवेट सेक्टर ना होता
तो हम सबके कपड़े किस चीज के बने होते हैं? खादी। क्योंकि आज भी गवर्नमेंट की कपड़े की एक दुकान है पूरे इंडिया में, गांधी खादी भंडार। वहां पे सिर्फ खादी के ही कपड़े मिलते हैं और दूसरा कोई मिलता ही नहीं। खादी होता क्या पता है आपको? रॉ कॉटन से बना हुआ कपड़ा। लिनन जानते हैं ना? तो लिनन की शर्ट तो सर बड़ी महंगी आती है। लिनन थोड़ा ऑल प्रोसेस्ड है, लिनन जो है वो ऑल प्रोसेस्ड है। खादी थोड़ा, जो खादी होता है वो और कच्चा कपड़ा होता है, मतलब कपड़ा मजबूत होता है बट उतना ज्यादा फ्लेयर, उतना सुंदर देखने में नहीं मिलेगा। क्यों गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया? क्योंकि खादी का कपड़ा बनाने के लिए मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, चरखे पे ही पूरा काम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हैड वी बीन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, शायद आपके पास कभी भी इतना चॉइस जो कंट्री में आज आपको मिलता है कभी भी ना मिलता। मोबाइल फोन अगर लेना है तो सिर्फ किसका लेना है? मोबाइल फोन मतलब आई मीन टू से सिम कार्ड सर्विस। और आपको पता ही होगा बीएसएनएल का इंटरनेट कैसे काम करता है। और कितनी बार तो आप चाय पी लीजिए, रस डिप कर लीजिए, तब कमांड एग्जीक्यूट होता है इंटरनेट पे। क्या? हाँ, 3G की स्पीड। वो कहने को 3G है, वो स्पीड देता है 0.3G की। समझ में आया कि नहीं आया? 0.3G की स्पीड है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको कभी भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं मिलेगी, क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी वेलफेयर के लिए है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए इनको डेली नए तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्च करने पड़ते हैं। मैं एक आईफोन का एग्जांपल लेता हूं। रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 14, बट ऑफ विच कलर चिल्ड्रन? येलो कलर। क्यों? क्योंकि सर देयर वर सम डर्टी फेलोज हु वर नॉट विलिंग टू बाय आईफोन्स। तो एप्पल ने सोचा येलो येलो डर्टी फेलो स्टोरी पोएम भी थी, बेच देते हैं। और ये जो येलो वाला है, इसका प्राइस थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा है। ऐसा क्यों है? कुछ स्पोर्टी कलर है, भयंकर रेड थोड़ा सा स्पोर्टी लगता है, इसलिए इनके प्राइसेस ज्यादा है। समझ में आई बात की नहीं आई? तो क्या ये चीज गवर्नमेंट करेगी? गवर्नमेंट कहेगी क्यों पब्लिक को चीट कर रहे हो, क्यों उन्हें बेवकूफ और पागल बना रहे हो? चीज तो वही है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी कर सकते हैं, आईफोन खरीद लें ब्लैक कलर का सबसे सस्ता, और 10 रुपए का येलो पेंट ले आए, पोत दे पूरा, या उसके ऊपर येलो स्किन चढ़वा दी जाए 150 रुपए की, तो वो भी क्या बन जाएगा? येलो बन जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। जो बन रहा है वही खरीदना पड़ रहा है। तो कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ सॉवरेन, दैट इज सुप्रीम अथॉरिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां पे अब सॉवरेन का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम अथॉरिटी विच अलाउज टू हैव व्हाट यू वांट बेसिकली। ओके, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए कॉपी में बच्चों, फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। और मैं बार बार एक बात पे फोकस करता हूं, नया भारत की जो किस्मत लिखी गई थी ना बच्चों, वो कब लिखी गई थी पता है? 1991। लेक्चर याद होगा पुराना, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, फॉरेन पार्टिसिपेशन इनवाइट किया गया। उसके पहले हमारे यहाँ कोको कोला किसी को पीनी होती थी ना, तो गोरखपुर से नेपाल तक जाना पड़ता था, वहां पे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक मिलती थी। इंडिया में इतनी ज्यादा ये आती ही नहीं थी। तो 91 के बाद ही कंज्यूमर की सॉवरेनिटी इंडिया में बढ़ी। जितने फॉरेन ब्रांड्स आपको नजर आते हैं, पहले थे बट बहुत ही ज्यादा कम। वो कपो नूडल्स एक आपने देखा होगा। सो 90s में क्या, अगर हम बात करें 88 89 में नेस्ले की मैगी आ गई थी, 85 86 में नेस्ले की मैगी आती थी, बट ये कपो नूडल्स, प्रिंगल के जो चिप्स होते हैं एक साइज के, ये सारा कॉन्सेप्ट बाद में आया, क्योंकि उसके बाद फ्रीली कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन दी गई। उन्होंने अब प्लांट लगाया तो उनका आउटपुट बढ़ा बेसिकली। और उसके पहले देयर वाज नथिंग लाइक कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन इंडिया चल रहा है। एक दो फैक्ट्रीज जो बनाती थी, मजबूरी में वही खरीदना पड़ता था। मूविंग अहेड, सर व्हाट इज दिस प्राइस मैकेनिज्म? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। एनीथिंग हुज डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड इज मोर देन इट्स सप्लाई। मार्केट में शॉर्टेज होगा बच्चों या सरप्लस होगा? शॉर्टेज। शॉपकीपर को पूरा मौका मिलेगा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के बेचने का। And whensoever children supply is more and demand is less, market will have what? Surplus. And what will happen in case of surplus children? Price will go down. इसी सिस्टम को बच्चों बोला जाता है what? Price mechanism. The forces of demand and supply which creates shortage and surplus.
आपने देखा होगा Amazon की वो बिग बिलियन डे सेल आती है बच्चों, होती है, चल भी रही है अभी, वेरी गुड। तो बिग बिलियन डे सेल में क्या होता है, सप्लाई बहुत ज्यादा है उनके पास साल भर की, और लगभग जून जुलाई मिड ऑफ द ईयर आ चुका है, तो वो सोचते हैं ढेर सारा सामान एक साथ कैसे बेचा जाए, लेट इट्स प्राइस गो डाउन। दे हैड सरप्लस बट मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो प्राइस गिरा देंगे। आईफोन 15 जब लॉन्च होगा चिल्ड्रन, कुड यू एक्सपेक्ट कि वो बहुत सस्ता होगा, 5,000 का होगा? नो, बट 2 साल वेट कर लीजिए, अप्रैल 26 ऑनवर्ड चिल्ड्रन एप्पल के सारे मॉडल्स, सारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह से इंडिया में बनने लग जाएंगे। अभी जो प्रो और प्रो मैक्स होता है विदेश से ही बन के आता है, और जो सस्ता वाला है नॉर्मल एंड प्लस वो इंडिया में बनता है। बट विदेश से बनने वाले जो यहाँ पे आते हैं वो उतने लोग खरीदते नहीं है, ज्यादातर लोग तो एंट्री मॉडल खरीदते हैं। तो एप्पल को एंट्री मॉडल पे उतनी कमाई नहीं है, प्रो और प्रो मैक्स पे कमाई ज्यादा है, इसलिए उन्होंने सबका रेट बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि प्रो और प्रो मैक्स ज्यादा लोग खरीदते नहीं है, तो कमाई कहां से की जाए, सस्ते वाले को बहुत महंगा बेचो। और अभी कुछ साल के बाद गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट में। कुछ साल के बाद इंडिया में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है बेसिकली, अब हो गई है धीरे धीरे, बट अभी उतनी ज्यादा नहीं है। तो आफ्टर 2-3 इयर्स एप्पल अपने सारे प्रोसेसर जो बायोनिक चिप लगाता है वो इंडिया में ही खरीदेगा। अभी तो उस चिप पे 40% का टैक्स है, इसलिए मोबाइल सस्ता नहीं बिकता। बट वेट टिल 1 अप्रैल 2026, जिस प्राइस पे यूएस में मिलता है उसी प्राइस पे इंडिया मिलेगा। तो ये जो 1 लाख रुपए का आईफोन है ये यूएस में 65,000 का है, मेरे को तो ब्लैक फ्राइडे सेल में सस्ता मिल गया था, गॉट इट क्लियर। बट यूएस में ये 65,000 का है। इंडिया में भी ये बिकेगा इतने का जब पूरी तरीके से प्रोडक्शन इंडिया में होने लग जाएगा, गॉट इट, पक्का? नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी आपने इतने सो कॉल्ड मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे देख लिए, बट भगवान राम और साईं बाबा इनकी जो टीआरपी है ये हमेशा सुपर हाई है, इनकी टीआरपी कम नहीं हो रही है। तो ये कटे एप्पल का कुछ क्रेज ऐसा है, गाड़ी कितनी भी बढ़िया बना ले मारुति वाले होंडा वाले, बट टोयोटा की गाड़ी को कॉम्पीट करना समझ लीजिए भगवान से भरोसा उठाने के बराबर है। तो आप कितनी भी अच्छी गाड़ी बना लीजिए, कितनी भी अच्छी फ्री में बांट दीजिए, बट टोयोटा का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सो कॉल्ड एक ठीक ठाक प्राइस पे कंफर्ट लेवल के लिए। खोपड़े में बात गई, कितनी भी सस्ती गाड़ी बना लीजिए मारुति से सस्ती और घटिया बना ही नहीं पाएंगे। लॉजिक समझ सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लोहा दबा के देखिए, ऐसा लगेगा फोम लगी हुई है। सर क्यों इतने घटिया बनाते हैं? भाई तभी तो बिकेगी हिंदुस्तान में। और सर लोग मरेंगे नहीं, तो उसके लिए तो आगे हनुमान जी उड़ते हुए टांग लीजिए, 786 लिख लीजिए, जीजू बाबा टांग लीजिए, नींबू मिर्ची टांग लीजिए, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो मारुति का बायर तो ऐसा होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और मारुति वालों को पता है कि भाई इंडिया में हमारी गाड़ी तभी बिकेगी जब सस्ती होगी, क्योंकि सस्ती गाड़ी घटिया लोहे से बनेगी और तभी गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा। व्हाट इट क्लियर? नहीं समझ में आया? कंफर्म, पक्का? चलिए, तो जैसे अभी मारुति की कार आती है बलिनो, टोयोटा उसी गाड़ी को ग्लैंजा के नाम से बेचता है, लॉजिक समझ में आ रहा है? बट टोयोटा 50-60 हजार रुपए ज्यादा चार्ज करता है, क्यों? वो उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स थोड़े ज्यादा लगाते हैं। और मारुति तो नाम ही हनुमान जी का है, गाड़ी आपने खरीद ली तो समझ लिया हनुमान जी से आपके मिलन की गारंटी हो गई। कब होगी ये आपको डिसाइड करना है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? और कंपनी थोड़ा बोलती है कि कांटा 220 तक का तो वहां तक दौड़ाओ, वो तो सिर्फ स्टेटस सिंबल है, वहां तक जाएगा भी नहीं। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, तो ये डिमांड सप्लाई समझ में आई बात, पक्का? मैं अपनी बात थोड़ी कंप्लीट कर लूं। तो जब आईफोन 15 लॉन्च होगा ना बच्चों, मैक्सिमम पब्लिक क्या खरीदना चाहेगी? आईफोन 15। बट स्टोर में तो आईफोन 14 पड़े हुए हैं, बट उसके बायर्स अब कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का क्रेज क्या है, भाई 70,000 का आईफोन 14 मिल रहा है 256 GB या 128 GB, और 80,000 रुपए में आईफोन 15 मिलेगा, तो 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है और चलेगा भी 5-7 साल कम से कम, तो आई विल गो फॉर आईफोन 15। अब ये आईफोन 14 कैसे बेचा जाए? 20,000 रुपए उसका दाम गिरा देंगे। अब गैप ठीक ठाक हो गया तो ये भी मार्केट में बिकने लग जाएगा। तो हर वो चीज जिसकी सप्लाई बाजार में ज्यादा होती है बच्चों डिमांड से, उसका प्राइस कम हो जाता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कंफर्म? तो एनीथिंग हैविंग मोर डिमांड विल क्रिएट शॉर्टेज, एनीथिंग हैविंग मोर सप्लाई विल हैव सरप्लस, तो प्राइस गिरेगा और यहां पे प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस मैकेनिज्म का मतलब समझ में आ गया? अपडेट दिस एग्जांपल क्विकली इन योर नोटबुक्स। चलिए, Cost of production.
हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। तो प्राइस मैकेनिज्म समझ गए। चलिए, देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन। बच्चों याद है आपको बेसिक टर्म्स जब पढ़े थे तो मैंने आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, डुओपोली ये सब पढ़ाया था ना। वेरी गुड। कभी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं और 20% की छूट का मौका प्राप्त करें? ऐसा होता है? नो। कभी आपने ऐसा सुना है कि इंडियन रेलवेज एडवर्टाइजमेंट कर रहा है हमारे साथ ट्रैवल करिए और 10% आपको हम फी में, सॉरी टिकट में डिस्काउंट दे देंगे? नो। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कभी इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी है अर्ली बुकिंग पे 20% डिस्काउंट है? नो। क्योंकि ये कंपटीशन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं दुनिया में। इट इज मोनोपोली। जितनी घटिया सर्विस यूपीएसआरटीसी आपको देगा बस सर्विस, इनकी बसेस में हॉर्न छोड़ के सब बचता है। गॉट इट क्लियर? तो आप रेड बस इनसे ट्रैवल करना चाहेंगे। इंडियन रेलवेज मोनोपोली है, इनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ये ज्यादा पैसा लेंगे तो आप ज्यादा दोगे, कम पैसा लेंगे तो आप कम दोगे। तो दे डू नॉट हैव एनी कॉम्पिटिशन, दे आर अ पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक सिस्टम। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन के आई के ऊपर की जो बिंदी है ना, वो भी नहीं होती है। कहां पे सारा का सारा कंपटीशन होगा? जियो विल कॉम्पीट विद एयरटेल, टाटा विस्तारा एयरलाइंस will compete with so-called Etihad Airlines. Taj Group will compete with Mughal Sheraton Group. Thereafter, you can say X public school will compete with Y public school. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो moral of the story is this: private sector will always compete. Private sector will always compete among each other, but government sector में there would be nothing what is called as sort of competition. तो capitalistic economy में children, the degree of competition is very very high. सर यहाँ पे दो मार्केट्स हमको नजर आ रहे हैं, एक है प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा कौन सा है चिल्ड्रन? सर ये क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा हुआ है। द मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड चिल्ड्रन, वी कॉल दैट मार्केट एज व्हाट? प्रोडक्ट मार्केट। एंड वेयर वी हैव लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस तरह के मार्केट को क्या बोलते हैं? फैक्टर मार्केट। तो आप मान लीजिए कि आपने एमबीए कर लिया, यू डिड योर सीए एंड देयर आफ्टर यू गॉट अ जॉब, और आपका जॉब था 1.5 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी वाला। 3 साल आपने जॉब किया, 2.5 लाख रुपीस पर मंथ आपको सैलरी ऑफर करने वाली दूसरी कंपनी आ गई। व्हाट यू विल डू? स्विच और कंटिन्यू? स्विच कर जाएंगे। ड्यू टू व्हाट? कंपटीशन। समझ में आ गया? बट अगर सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के होते, आप इंडियन रेलवेज में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है इंडियन रेलवेज छोड़ के यूपीएसआरटीसी पकड़ने का। सैलरी हाइक कुछ खास होगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो भाई सबको इक्विटेबल पैसा देगी। आप मेदांता में डॉक्टर हैं तो आपकी मंथली सैलरी 1 करोड़ है, बट आप नॉर्मल डॉक्टर हैं लेटर से पीजीआई में तो 2 लाख रुपए होगी। बट अगर गवर्नमेंट का ही मेडिकल सिस्टम पूरे कंट्री में होता, मेदांता, अपोलो जैसे, एस्कॉर्ट जैसे हॉस्पिटल होते ही ना, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ के आप दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में, बट वहां पे एक पोस्ट पे हर जगह सैलरी रिमेन्स सेम। तो वेयर देयर इज नो कंपटीशन, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड वेयर द कंट्री इज फुल ऑफ कंपटीशन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो इफ you are doing job in a private school and there is another school who may offer you more salary, what you will do? You will quit the old job and join the new one, or you will continue? We will quit the old one and join the new one. But अगर सारा एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का ही है, तो क्या एक नौकरी से छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ पाओगे? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सैलरी सेम होगी। तो केंद्र विद्यालय में कोई टीचर अगर जम्मू में पढ़ा रहा है और केंद्र विद्यालय में कोई टीचर अगर महाराष्ट्र में पढ़ा रहा है, सैलरी रिमेन्स सेम। क्यों सर? महाराष्ट्र में तो खर्चे ज्यादा हैं। हाउस रेंट अलाउंस महाराष्ट्र में ज्यादा मिल जाएगा, जम्मू में कम मिलेगा, बट बाकी एलिमेंट्स इन द सैलरी इनकम वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जॉब चेंज करके दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सैलरी हाइक उतना होगा ही नहीं। बट प्राइवेट सेक्टर में क्यों लोग इतना प्रमोशन और ट्रांसफर लेते हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि उनका सैलरी हाइक ज्यादा हो जाएगा। तो फैक्टर मार्केट का कंपटीशन समझ में आ गया? फैक्टर मार्केट का कंपटीशन समझ में आ गया?
मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन है, अगर मेरे को वहां पे उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोलता है हमें बस स्टॉप सेटअप करना है, हम आपको 10 लाख रुपए महीना किराया देंगे, आई सेड ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, यूपीएसआरटीसी को लैंड नहीं दूंगा तो इंडियन रेलवेज किराए पे लैंड ले लेगी और मेरे को किराया तो सेम ही मिलेगा। रेड बस वाले कह रहे हैं हम 25 लाख रुपए महीना किराया देंगे, हम किसको अपना लैंड दे दें बच्चों किराए पे? रेड बस वालों को। क्यों? बिकॉज हमारी इनकम यहाँ पे ज्यादा होगी। तो कंपटीशन एग्जिस्ट्स इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉट इन सोशलिस्ट। समझ में आ गया? पक्का? चलिए अपडेट दिस पॉइंट एज वेल चिल्ड्रन। सो कंपटीशन इज अंडरस्टूड वेल। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। एंड एक काम लोगों को और करना है, मेरी कभी आदत रही नहीं पॉइंट पॉइंट रीड करके लाइन करके ट्रांसलेशन करने की, बिकॉज आई एम अ टीचर नॉट अ ट्रांसलेटर। तो जो कंटेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बट देन टू चिल्ड्रन, देन टू आप इसको रीड जरूर करिएगा। किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम होती है डू आस्क, ओके, इन द अपकमिंग सेशन बेसिकली। चलेंगे बच्चों। प्रॉफिट मोटिव, अरे सर ये तो बड़ा आसान है। इंडियन रेलवेज बच्चों किसी जमाने में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता था, बट एज ऑफ टुडे तेजस एक्सप्रेस का फेयर आप देख लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस का देख लीजिए, जैसे ही बुकिंग पे लॉगिन लिंक क्रिएट करते हैं आप, तो वहां पे लिख के आता है फेयर प्राइसेस में चेंज ड्यू टू डायनेमिक प्राइसिंग, ड्यू टू डायनेमिक। ये डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है, मैं इसकी कहानी आपको बताता हूं, क्योंकि किताबों में बहुत गलत भी पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को। बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव है, सोशलिस्टिक में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। झूठ है बच्चों, ये झूठ है। गवर्नमेंट ने अराउंड 1990s एक रिसर्च करवाई, एक डेटा उनके सामने आया कि जिसको इंडिया में ट्रेन का टिकट खरीदना होता है और विंडो पे टिकट नहीं मिल पाता, तो वो किसी एजेंट या बुकी को पकड़ लेता है। बुकी मतलब वो बिचौलिया। वो बिचौलिए की सेटिंग होती है विंडो वाले एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि विंडो पे जो कंप्यूटर लगा होता है ना, वो उस जमाने में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था और आपको नजर ही नहीं आता था कि उस पर कितनी सीट्स हैं। आप गए फॉर्म लेके, गॉट इट क्लियर, और बुकी ने बोल दिया नहीं सीट खत्म हो चुकी है, सीट नहीं है। विंडो पे जो पर्सन बैठा है रेलवे का एम्प्लॉय, और आपको वहां पे एक बुकिंग एजेंट मिला, कह रहा टिकट चाहिए, हाँ कहां से कहा था, कल लखनऊ टू मुंबई, ओके 2,500 लूंगा, टिकट दे दूंगा। अरे टिकट तो 1,500 का है, जो ले लो 1,500 का, और विंडो वाले से सेटिंग है उस बुकी की। तो बुकी ने 2,500 रुपए लिया, टिकट आपके नाम का निकलवा के आपको दे दिया। अब आपको लग रहा है कोई सेटिंग जुगाड़ होगा क्योंकि वो तो मना कर रहा है। 1,500 रुपए रेलवेज की जेब में गए, 500 विंडो वाले की जेब में गए, 500 बुकी की जेब में गए। गवर्नमेंट ने ऐसे रेलवे एम्प्लॉयज को पकड़ा, नौकरी से निकाल दिया, कितने जेल में सजा भी काट रहे हैं, और सोचा गया कि कैसे सिस्टम को ठीक किया जाए। 90s वॉज द पीरियड जब इंटरनेट लगभग आ रहा था, सोसाइटी में बहुत ज्यादा आया नहीं था। तो उसके बाद जब इंटरनेट आ गया, आपको भी पता है ट्रेन में कितनी टिकट है और मेरे को पता है, बुकीज का धंधा पानी हो गया चौपट। इन बुकीज ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया और टिकटिंग एजेंट का आईआरसीटी से फ्रेंचाइज ले लिया। अब ये आपको टिकट देते हैं उन लोगों को जिनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, इंटरनेट चलाना नहीं आता, और पर टिकट 100-150 रुपए ले लेते हैं आपसे। तो भाई इनकी कमाई ऐसे होती है, हो रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जब आप राजधानी का 2,000 का टिकट खरीदते हैं, बुकी को 400 रुपए आप दिया करते थे, अब आप टिकटिंग एजेंट को, किसको, टिकटिंग एजेंट को भी 200 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं, हमें क्यों नहीं दे सकते? और गवर्नमेंट आ गई डिमांड और सप्लाई पे और कर दिया तत्काल कोटा, टिकट का प्राइस लगभग 25-30% ज्यादा। तत्काल कोटे के बाद एक और कोटा आता है, प्रीमियम तत्काल। दीपावली, होली, दिवाली, ईद बकरीद के टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है तो टिकट का प्राइस बढ़ जाता है। सर तो कैसे प्राइस डिसाइड होता है? रेलवे ने सॉफ्टवेयर बनाया। कैसा सॉफ्टवेयर बनाया? राजधानी एक्सप्रेस में टोटल 200 सीट्स है मान लीजिए, पहली 100 सीट्स हम 1,800 रुपए के प्राइस पे बेचेंगे। 100 से 110 ये सीट्स 1,980 रुपए में बिकेंगी। 111 से 120 ये सीट 2,160 रुपए की हो गई। पता लगा आखिरी 198 से 200 टिकट आपको 2,500 की मिल रही है। बड़ी चोर टाइप की सरकार है। चोर टाइप की क्या है? आप पहले बुकी को पैसा दे दो, इनको पैसा दो और जाओ किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से चले जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेटा एनालाइज करती है और गवर्नमेंट को पता लग गया है पहले लोग रेडमी खरीदते थे, आईफोन खरीद रहे हैं, पैसा है लोगों के पास। पहले लोग 2-4-5 साल में आउटिंग करने जाते थे, अब
हर 3 महीने पे जा रहे हैं। कैसे पता लगा गवर्नमेंट को सर? अगर लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो जहां जाते हैं वो होटल बुक कराते हैं, होटल वाला जीएसटी लेता है, गवर्नमेंट को जीएसटी का कलेक्शन होता है, गवर्नमेंट समझ जाती है कि लोग होटल में स्टे कर रहे हैं, लोगों की कमाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही, मेरा देश बढ़ रहा है, मेरा देश तरक्की कर रहा है, तो मोदी जी क्यों ना करें। समझ में आई बात की नहीं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार चोर है भाई, ये सारा पैसा खर्च होता है राफेल प्लेन खरीदने में, इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्डअप करने में, ताकि हम चंद्रयान लॉन्च कर पाए। समझ में आया? तो ये जो 600 कितने 20-21 करोड़ रुपए खर्च हुए ना, तो ये समझ लीजिए जो तत्काल का पैसा आपके पापा ने दिया है उसी में खर्च हुआ है। सर अब तो और प्राउड फील हो रहा है सर, हमारे भी पैसे चंद्रयान में लगे हुए हैं। रोवर का जो टायर है ना, उसका जो नट बोल्ट है वो आपके पापा के पैसे से आया, समझ लीजिए। तो यू शुड फील प्राउड बेसिकली। खोपड़े में बात गई पक्का। कुछ लोग कहते हैं भाई ये बहुत अन्याय है, बिल्कुल अन्याय नहीं है। आप 3 टियर स्लीपर में ट्रैवल कर लीजिए, इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली 350 रुपए का टिकट है। रेलवे की कॉस्ट आपको लाद के ले जाने की 800 रुपए है बच्चों। कितने की? 800 रुपए। तो रेलवे स्पेंडिंग 800 ऑन यू बट चार्जिंग हाउ मच? भाई गरीबों को रिलीफ भी दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? पक्का समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको सर्ज प्राइसिंग बोलते हैं रेलवेज में। चलन क्या बोलते हैं? सर्ज प्राइसिंग। डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टिकट का प्राइस बढ़ाता जाएगा। अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो प्रॉफिट मोटिव समझ में आ गया चलन? तो कभी भी मुकेश अंबानी साहब पहले 49 रुपए का जियो का प्लान 84 डेज का बेचते थे, आज ये प्लान कितने का हो गया? 399, 6 टाइम्स। कितना? 6 टाइम्स। तो भैया अगर नहीं चार्ज करेंगे इतने पैसे तो कैसे चला पाएंगे अपने आप को? इसलिए पैसे लेना बहुत जरूरी है। और सर गरीबों के लिए भी प्लान है। 155 रुपीज पर मंथ का प्लान है, इसमें इंटरनेट नहीं चलता। गरीब करे क्या इंटरनेट का? रील बनाएगा उसमें? तो गरीब कहां से हुआ? तो फिर आईफोन किस लिए खरीदे हैं? आईफोन खरीदने की हैसियत तो इसकी भी होनी चाहिए आपकी। समझ में आ गया? तो ये हर इंसान सोचता है, मैं हूं, कोई भी हो। इफ अ चाइल्ड कम्स टू मी, सर माय फाइनेंशियल प्रोफाइल इज वेरी पुअर, पापा क्या करते हैं? सर पापा सो कॉल्ड दुबई में फैक्ट्री है उनकी। तो बेटा तुम्हारी फीस में एक जीरो और लग जाएगा। तो समझ में आई बात की नहीं आई? पक्का? चलिए, तो प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है, सोशलिस्टिक में नहीं होता, मिक्स्ड में हो जाता है। तो गवर्नमेंट सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करती है। अभी के एग्जाम्पल में तो सर आपने बेइज्जती कर दी गवर्नमेंट की, बैंड बजा दी। तो वंदे भारत से जब आप ट्रैवल करते हैं तो भारत सरकार का इंडियन रेलवेज कैपिटलिस्ट बन जाता है। तेजस और राजधानी से ट्रैवल करेंगे तो भारत सरकार कैपिटलिस्ट बन गई। गंगा गोमती में 70 रुपए का टिकट लेकर प्रयागराज से स्लीपर कोच में लखनऊ ट्रैवल करेंगे तो गवर्नमेंट सोशलिस्ट बन गई है। ओके, समझ में आ गई बात? सेल्फ इंटरेस्ट, जिस चीज में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा मैं वो काम करूंगा, जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा मैं काम नहीं करूंगा। जिन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी आई मैन्युफैक्चर देम, जिनकी डिमांड कम होगी जय माता दी हम वो काम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? बट गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है? गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर की बात सोचती है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर। तो सेल्फ इंटरेस्ट इज देयर इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोशल इंटरेस्ट इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। समझ गए बच्चों? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। हाँ, गवर्नमेंट किसी इलीगल रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग इलॉजिकल एक्टिविटी को अलाउ करेगी ही नहीं, बट ये बीच बीच में देखती रहेगी that whatsoever money private sector is earning, they are paying taxes on time or not, so that government is able to manage its activities. प्राइवेट सेक्टर अगर पब्लिक के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट कर रहा है, कैसा एक्सप्लॉयटेशन? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। एप्पल के आईफोन पे जो चार्जिंग पोर्ट होता है चिल्ड्रन, इज इट टाइप सी? नहीं, टाइप सी नहीं होता, टाइप सी नहीं होता, लाइटनिंग पोर्ट होता है। और इसकी वायर भी हर जगह नहीं मिलती है, और जहां मिलती है बड़ी महंगी मिलती है। सर्टिफाइड वायर होती है, नॉर्मल वायर अगर आप लगाएंगे ना वो चार्ज ही नहीं करेगा। क्यों? एप्पल ने अपनी दादागिरी क्रिएट की है। ये बात बहुत साल तक चलती रही। कुछ लोगों ने यूरोपियन कोर्ट में एप्पल के ऊपर केस कर दिया और एप्पल को कायदे की फटकार लगाई और बोला कि आप अपने आईफोन 15 में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? टाइप सी। एप्पल बेवकूफ थोड़ा है, एप्पल का टाइप सी बच्चों जो होगा ना सर्टिफाइड होगा।
एप्पल की केबल और चार्जर से ही चार्ज होगा, दूसरे से नहीं होगा। सर कैसे पता रहेगा? केबल में वायर होती है, वायर के एंड पॉइंट पे जो हुक होता है ना, उसके अंदर छोटी सी चिप लगा देंगे और चिप में एक प्रोग्राम डाल देंगे कि जब ये एप्पल के आईफोन के सर्टिफाइड प्रोग्राम से मैच होगा तभी इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ही नहीं होगी। नॉट गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? नॉट गेटिंग? हर मेटल की चीज क्या इक्वली एफिशिएंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है? नो। आयरन में होगा, स्टेनलेस स्टील में कम होगा बट होगा, एल्युमिनियम में भी होगा। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? कोई एफिशिएंट कंडक्टर है, कोई लेस एफिशिएंट कंडक्टर है। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? वही चीज यहां पे होगी। तो उन्होंने अपनी केबल में एक चिप लगा दी और उसमें प्रोग्राम डाल दिया कि जब ये प्रोग्राम, जब ये पोर्ट, टाइप सी पोर्ट चार्जर में ठूसा जाए तो वो कम्युनिकेट करेगा आईफोन से कि सो कॉल्ड वो प्रोग्राम अंदर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फोन का प्रोग्राम चार्जर के प्रोग्राम से मैच करेगा तो वो लाइट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। जैसे कार में आजकल वो आती है, चाबी आती है ना, उसमें चिप लगी होती है, कार में भी चिप लगी होती है। अगर आप मोहल्ले में चाबी बनवा लें तो मैनी अ टाइम वो गाड़ी अनलॉक नहीं होगी, और किसी जुगाड़ से गाड़ी अनलॉक हो भी गई बच्चों, स्टार्ट तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो सॉकेट में डाल के आप घुमाते रहे, वो स्टार्ट होगी नहीं। उसमें प्रोग्राम लगा हुआ है। व्हाट इट क्लियर? वो प्रोग्राम जब मैच होता है वो सिग्नल पास करता है, इंजन का सर्किट एक्टिवेट होता है, जब वो स्टार्ट होता है। इसको इमोबिलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोबिलाइजर। खोपड़े में बात गई। तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ। गवर्नमेंट ने एप्पल को बोला टाइप सी, एप्पल कह रहा ठीक है हम टाइप सी ले आएंगे बट सर्टिफाइड होगा। वो एप्पल के चार्जर से ही चार्ज करेगा। सर अगर दूसरे से लगा लिए तो जुगाड़ वाले से? हाँ तो जुगाड़ वाले से हो जाता है। अभी टिम कुक आए थे इंडिया, पहले वो गए तिरुपति के दर्शन किए, फिर सिद्धि विनायक के दर्शन किए, फिर अपने स्टोर का इनॉग्रेशन किए और शाम को गए मुन्ना मोबाइल से मिलने। यार ये बता तू 300 रुपए मेरा आईफोन अनलॉक कैसे करता है ताकि मैं इसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दूं? समझ में आया? जस्ट अ जोक। तो अब ये सर्टिफाइड केबल को हैक करने वाले, लॉक तोड़ने वाले मुन्ना मोबाइल आपको हिंदुस्तान में मिल जाते हैं। अब एप्पल कहेगा ठीक है करवा लो बेटा मुन्ना मोबाइल से अपना लॉक ब्रेक, जेल ब्रेक, हम आपकी वारंटी को वॉइड कर देंगे। क्योंकि जैसे ही दूसरी केबल लगेगी उसके अंदर एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा जो इस चीज को सेंस कर लेगा कि एप्पल सर्टिफाइड केबल से इसको चार्ज नहीं किया गया। और जब आप सर्विस सेंटर जाएंगे वो आपको रिपोर्ट दे देगा, सर आपने इस ऑथराइजेशन का, इस कंपनी के रूल का ब्रेकेज किया है, हम आपकी वारंटी कवर नहीं करेंगे। तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो यूरोपियन कोर्ट्स ने इंटरवीन किया बट एप्पल ने हरकतें ऐसी की कि हम अपने ऊपर इंटरवेंशन लागू होने ही नहीं देंगे आपका। तो रियलिटी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कह रही है हमको टैक्स देते रहो, मौज करते रहो, काम करते रहो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो बच्चों सारे के सारे सो कॉल्ड फीचर्स क्लियर हो गए सबको? पक्का? चलिए तो अगली क्लास में आपको मेरिट्स पढ़ाऊंगा। मेरिट्स मोर और लेस सेम चलेंगे, डीमेरिट्स जो इसके होंगे वो सोशलिस्ट के मेरिट्स बन जाएंगे। गॉट इट क्लियर? छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कर लीजिएगा। जितना हमने आज पढ़ा है अपनी टेक्स्ट बुक से आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसके आगे जो मैं आपको अगले लेक्चर में कल पढ़ाऊंगा, कल शेड्यूल है हमारा, ओके, तो आप उसको एक बार बस रीड अप कर लीजिएगा। तो ये दाएं बाएं के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो लीस्ट है कि आपसे पूछा जाए गिव 4 मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये तो टॉमी और मोती भी लिख के चले आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए एग्जाम्स में आजकल। 11-12 में नहीं भी आते अगर आपके लेवल पे, मान लीजिए सीयूईटी तो भरा पड़ा है इसका। केस स्टडी में आपको ऐसे पैराग्राफ्स दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। जैसे मैं आपको 4 लाइनें लिख दूं, अ न्यू आईफोन इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल इन इंडिया विथ सर्टेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वारंटी नॉर्म्स। समझ में आ गया? बट दे आर अंडर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन and any default of cheating if registered against Apple, it will attract a penalty of thousands and lakhs of crore dollars on them, full stop, inverted commas close. Which feature of which type of economy is being reflected in the above paragraph? तो socialist economy का government intervention is reflected. समझ में आया कि नहीं आया? अब जमाना बदल रहा है थोड़ा सा, तो आप फंसे ना, तो इसलिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉइंट रट के तोते की तरह एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, अच्छे नंबर तो ला ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए कोई क्वेरीज है तो प्लीज आस्क।